Hello students, I am Dr. जसवंत सिंह here from सरस्वती शिक्षण सदन स्कूल से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वान डेर वाल समीकरण की। हमारा टॉपिक चल रहा था आदर्श गैसेस की, हमने पहले बात कर ली थी। समीकरण PV = nRT को हमने सॉल्व किया था कि किस तरह से वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्वसैक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ को जो के रूल्स को जो फॉलो करती हैं गैसेस, उनको हम आदर्श गैसेस बोलते हैं। उन पे हमने क्लियर किया कि अगर कोई गैसेस PV = nRT इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो गैस कौन सी होती है? आदर्श गैस होती है। कल की क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, ऑनलाइन क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर, कि किस प्रकार से वास्तविक गैसेस जो है वो इनसे, जो रियल गैसेस हैं वो इनसे डेविएशन या जो व्यवहार में थोड़ा सा विचलन क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला, एक तो हम किसी भी अणु को उनके आयतन के रिस्पेक्ट में, अगर किसी गैस के रिस्पेक्ट में देखें तो आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते। हमने ये बात डिस्कस की थी कल लास्ट क्लास के अंदर। इसी तरह से दाब के लिए हमने ये बात की थी कि दाब जो है गैसों के अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल मिलने के कारण दाब जो है वो पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए क्या किया गया, बाद में वान डेर वाल ने एक 1873 के अंदर, 1873 के अंदर वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण दिया जिसे वान डेर वाल समीकरण कहा गया, या हम यूं कहे कि आदर्श गैस समीकरण के अंदर उनमें कुछ क्या किए, उसने संशोधन किए। तो देखिए, आपको सिंपल थ्योरी के आपको ये नोट्स मिलेंगे PDF के रूप में। तो वान डेर वाल समीकरण में देखें तो 1873 में वान डेर वाल ने वास्तविक गैसों को ध्यान में रखकर आदर्श गैस समीकरण को दाब व आयतन में क्या किए थे, संशोधन किए थे। यानी कि P और इस V के अंदर क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, क्या संशोधन थे, इन्हीं को आज हमने क्या करना है, रीड करना है। पहला है आयतन में संशोधन। आदर्श गैसों के लिए हमने पढ़ा था कि गैसों की आयतन की तुलना में जो अणुओं का आयतन होता है वो नगण्य होता है। लेकिन हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि इनके आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता। सपोज कीजिए एक अणु बड़ा है परमाणु, और एक परमाणु क्या है, छोटा है। तो इसे हम क्या सिग्मा से डिनोट करें, इनके डायमीटर को और व्यास को। तो हम ये बात देखते हैं कि ये इतना आयतन क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक अणु इतना आयतन क्या करता है, कवर करता है। लेकिन यहाँ पर जो PV = nRT में बात की जाती है वो ये है कि अणुओं के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए उपलब्ध आयतन जो होता है वो V होता है। सपोज कीजिए मैंने कंटेनर लिया, तो कंटेनर के आयतन को ही या वॉल्यूम को ही क्या मान लिया गया, V मान लिया गया। ठीक है, कि गैस के अणु यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। लेकिन ये बात हम भूल गए कि इतने से पार्ट के अंदर गैस के अणु भी तो हैं जो अपना स्पेस क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो वो विचरण के लिए उपलब्ध नहीं है वो आयतन। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये आयतन जो है वो उतना ही है, जो इसके अलावा जो शेष बचता है। तो ये पूरा कंप्लीट V जो आपका वॉल्यूम है वो कंप्लीट नहीं बचता। कुछ आयतन तो इन गैस के अणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है या उसके द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि गैसों की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता। अतः उपलब्ध आयतन V से क्या होगा, कम होगा। जैसा हम V मान रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए हमने 100 लीटर इसको कंसिडर किया, लेकिन 100 में से 10 लीटर तो गैस के पार्टिकल ही कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब उपलब्ध कितना हुआ, फिर 90 ही हुआ हमारे पास। क्लियर है ना। तो उपलब्ध आयतन जो होगा वो 100 से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, क्योंकि कुछ आयतन कौन घेर लेगा, इसके अंदर गैसेस भी घेर लेंगी। क्लियर है ना बात। हाँ जी, तो इस तरह से गैसेस जो हैं वो भी आयतन को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती है। दैट्स क्लियर। तो आगे हम बात करें, यदि हम 1 मोल गैस के अणुओं का आयतन क्या माने, B माने, कि सपोज कीजिए हमने उसमें क्या फिलअप कर रखी है, 1 मोल गैस फिलअप कर रखी है। अगर उसका आयतन हम कितना कंसीडर करते हैं, B कंसीडर करते हैं, एक अणु का आयतन, ठीक है ना, 1 मोल गैस के आयतन का, तो N मोल यानी कि बहुत सारे मोल्स ले रखे होंगे, तो उनका आयतन कितना होगा, NB, क्योंकि उतने ही मोल से उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस NB को हम बोलते हैं वर्जित आयतन। वर्जित आयतन मतलब कि इस क्षेत्र के अंदर वो आयतन है जहां पर अणु विचरण नहीं कर सकते। सपोज कीजिए इतना आयतन इस अणु ने कवर कर लिया, तो बाकी आयतन इतने में ही वो क्या कर सकता है, क्या कहते हैं, गमन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। दैट्स क्लियर। तो ये जो आयतन है उसके घूमने के लिए क्या हो गया, वर्जित हो गया। या इतना आयतन दूसरे अणु ने घेर लिया, तो इतना सा आयतन जो है वो उसके लिए क्या हो गया, वर्जित हो गया। इसलिए हम बोलते हैं इसको वर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्लियर है।
अगला आता है हमारे पास, अतः वास्तविक रूप से अणुओं के लिए गैस का जो स्वतंत्र विचरण आयतन है, तो उपलब्ध आयतन में से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उपलब्ध आयतन में से इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो उपलब्ध आयतन कितना है, VI है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने इसको क्या कंसीडर किया, जो संशोधन होना है उस समीकरण के अंदर इसको I और इसको VI कंसीडर कर दिया। तो ओरिजिनल जो आयतन है, आयतन में संशोधन होगा वो कितना होगा, VI = V माइनस NB होगा, ठीक है। जहां B एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक है जिसका मान अणु के आकार पर निर्भर करता है। हो सकता है ये मॉलिक्यूल या ये अणु छोटा हो सकता है ये डबल बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो वो उतना ही आयतन क्या कर देगा, वर्जित कर देगा घूमने के लिए दूसरे अणु के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो B की जो वैल्यू है एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक होता है जिसका मान अणुओं के आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये तो बात हुई आयतन में संशोधन कि वास्तविक आयतन V नहीं है, इसमें से माइनस NB आयतन को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आयतन तो किसने घेर रखा है, उन अणुओं ने ही घेर रखा है। इसी तरह से हम बात करें आगे चल करके कि दाब में क्या संशोधन किया गया। तो देखिए दाब में हमने ये माना था कि आदर्श गैसें जो होती हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं पाया जा सकता, लेकिन हमने खुद स्टडी किया है इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर कि अणु जो होते हैं उनके बीच में वांडर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। इसीलिए तो हम जब संपीड़ित करते हैं तो वो पहले द्रव के अंदर और बाद में ठोस में कन्वर्ट की जा सकती है किसी भी गैस को, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनमें अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन ये किया गया कि दाब में संशोधन क्यों हुआ। ये कहता है संशोधन का कारण जो है वो है अंतराण्विक बलों के कारण ऐसा संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है, तो इसमें देखिए जो मध्य के अंदर जो अणु रहता है उस पर सभी तरफ से समान प्रकार से आकर्षण बल लगता है, इसलिए उसका जो एग्रीगेट हम ऑल ओवर देखते हैं तो सारा जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन जो दीवार पर टकराने वाला जो अणु है वो दीवार के बहुत ही क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। तो देखिए इधर तो दीवार है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस अणु को इधर वाले अणु भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं। ये अणु उनको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये उतनी इंटेंसिटी के साथ या उतनी तीव्रता के साथ दीवार से नहीं टकरा पाएगा जितना कि टकराना चाहिए। क्यों, थोड़ा बहुत तो ये पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, इसको आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर दाब में क्या होगा, संशोधन पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन दीवार से निकट अणुओं का आकर्षण क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, शून्य नहीं हो पाता, सॉरी। अतः अणु अंदर की ओर खिंचाव अनुभव करेंगे, इसलिए पूर्ण तीव्रता के साथ दीवार से नहीं टकरा पाते। ये नोट्स मैंने आपको भेजने इसलिए साथ साथ में रेडी करवा रहा हूँ। परिणाम स्वरूप कम दाब डालते हैं और हरण के अनुसार ये जो दाब होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि दाब में जो कमी है वो कितनी है, PI है, यानी कि जो हम ओरिजिनल मान रहे थे उसमें से इतना दाब क्या करना पड़ेगा, उसके साथ प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना दाब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा उसके अंदर से, तब जाकर के वो उतना दाब यहाँ पर आएगा। इतना दाब तो उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, जो अणु इसको क्या कर रहे थे, पीछे की ओर आकर्षित कर रहे थे। अब दाब के संशोधन में हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हमारे पास कुछ पॉइंट रहेंगे। वो ये कहता है कि दाब में संशोधन किया तो इसके आगे क्या किया कि आकर्षण बलों के कारण दाब में जो कमी है P गैस के घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है, P(d²), यानी जितना घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व क्या होता है किसी भी गैस का, D = m/v, द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है, ठीक है ना। तो जिस गैस का द्रव्यमान ज्यादा होगा अपने आप में अणु भी बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका दाब भी क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगता है। तीव्रता के साथ बड़ी चीज ज्यादा तीव्रता के साथ टकराती है, ठीक है। यदि n मोल गैस का आयतन V हो तो P समानुपाती होता है n/v का होल स्क्वायर, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, मोल, n मोल है जो गैस का आयतन क्या कर रहे हैं, V है, तो यानी कि n गैस के मोलों की संख्या है। तो D की जगह इसकी वैल्यू रखी है, इसलिए n² में क्या आएगा, V² आएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह स्थिरांक हमने क्या लगा दिया, A लगा दिया। जहां A क्या है, स्थिरांक है, गैस इसकी प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कौन सी गैस पर अणुओं की कितनी आकर्षण क्षमता लग रही है। क्लियर है ना। अगर कोई ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, नॉन पोलर है तो कम अट्रैक्टिव करेंगे। तो इस वजह से वो गैस की प्रकृति पर A का मान क्या करता है, निर्भर करता है। अतः दाब में जो संशोधन है
कुल दाब के साथ इतने को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा a n स्क्वायर अपॉन में v। तो ये हमारा समीकरण संख्या 2, जबकि आयतन में संशोधन जो था वो था v माइनस एन बी, वो हमारा समीकरण संख्या 1 थी। अतः हमने समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण आदर्श समीकरण में रखने पर पी आई वी आई इज इक्वल्स टू क्या है, एन आर टी। पी में कितना संशोधन हुआ, तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी, v माइनस क्या आ गया, एन बी। यहाँ पे वी आई इज इक्वल्स टू है, ये मान हमने पहले ही क्या किए हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। ये देखा वी आई, ये हमारा समीकरण संख्या 1 है, और ये पी आई है जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है ना। वैल्यू रखने पर हमें पता चला कि वैल्यू को जो कवर किया तो ये आया कि ये है अपना दाब में संशोधन, दाब में संशोधन, और ये है किसमें, आयतन में संशोधन। ठीक है ना। तो इस तरह से एन इनके संशोधन किया तो, और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। तो यहाँ पर इस समीकरण को बोला जाता है वान डेर वाल्स समीकरण। तो ये सर्वप्रथम किसके लिए दिया गया था, वास्तविक गैसों के लिए। किसके लिए दिया गया, वास्तविक गैसों के लिए, ठीक है ना। तो सभी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स समीकरण अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे कि ए की गणना कैसे की जाती है और बी की गणना कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को प्लीज रिवाइज करें, 2 बार देखें, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय।